Good morning, dear 10th class students. You know that our running chapter is that life process. Okay, chapter number 6, and we already studied about the digestive system of man or human beings. Now we are studying the respiration, and for respiration we are introducing with the activity 6.4. Take some freshly prepared lime water in a test tube. ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन के लिए एक एक्टिविटी आपको दी जा रही है, 2 एक्टिविटी है 6.4 और 6.5 देखिए। तो टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। देखिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो लाइम वाटर है उसका कलर बिल्कुल कलरलेस रहने वाला है, आपका जैसा वाटर का कलर होता है वैसा। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो आपको जो एयर है वो इसके अंदर ब्लो करनी है। अब देखिए कितना समय जो है उसको अंदर जो है वो लगने वाला है इसको जो है मिल्की कलर चेंज होने में। यूज सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर। आपको सिरिंज या पिचकारी जो है वो इसको यूज करना है ताकि फ्रेश लाइम वाटर जो है टेकन ले ले, आप मतलब एक दूसरे अनदर टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको ले ले। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। और अगेन उसके अंदर देखना है कि अब उसको कितना लंबा समय जो है आपको टाइम लगने वाला है। What does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe air? And take some fruit juice or sugar solution and add some yeast to this. Take this mixture in a test tube fitted with one whole cork and fit the cork with a bent glass tube. Dip the free end of the glass tube in the test tube containing freshly prepared lime water. What changes is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur, and what does that tell us about the products of fermentation? तो देखिए यहाँ पर जो दोनों ही एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं आपको देखिए रेस्पिरेशन के बारे में बता रहे। तो रेस्पिरेशन भी आपके पास देखिए 2 टाइप्स के हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले तो देखिए जो CO2 की प्रेजेंस में जो हमारा लाइम वाटर जो है वो टर्न्स हो जाता है, कैसा मिल्की हो जाता है। देन अगर आपको ये शो करना है कि हम जो एक्सेल एयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर CO2 का परसेंटेज होता है, तो आप वो फ्लो जो एयर इसके अंदर कर रहे हैं उसी के अंदर जो हमारा लाइम वाटर जो टर्न मिल्की हो जाता है। और ये शो करता है कि बिकॉज ऑलरेडी ये देखिए प्रूव्ड है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन द प्रेजेंस ऑफ CO2, ठीक है। देन जो ब्लो एयर कर रहे हैं और उसको कंटिन्यूअसली इसी टाइप की एयर जो ब्लो करेंगे तो ये लाइम वाटर जो है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। बट एक देखिए सिंपल सी पिचकारी के अंदर जब आप एयर एक भर के उसके अंदर डालोगे तो शायद वो उतना लाइम वाटर जो मिल्की नहीं, बिकॉज एयर के अंदर तो सिंपल सी एक जो एयर बाहर हमारे पास एयर का जो कंपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उनके अंदर तो हमारे पास एयर के अंदर जो है CO2 आपको पता ही है 0.03% बहुत कम अमाउंट में होती है। Next, we have discussed nutrition organisms in the last sections. The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. तो देखिए क्या है कि न्यूट्रिशन के अंदर जो आपने फूड के द्वारा जो एनर्जी ली है वो एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं और लाइफ प्रोसेस को हेल्प करवाने में हेल्प करते हैं। देखिए डाइवर्स ऑर्गेनिज्म्स डू दिस इन द डिफरेंट वे। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सम यूज द अदर पाथवे that do not involve oxygen। देखिए ये कह रहे कि यहाँ पर जो है डिफरेंट तरीके से जो ऑर्गेनिज्म जो है वो ये कर सकते हैं, मतलब न्यूट्रिशन को जो गैड करना है या यूँ कहें कि जो न्यूट्रिशन को गैड करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है ना, वो अलग अलग तरीके से इनके द्वारा इनके अंदर हो सकता है। देखिए तो ये कह रहे हैं कि सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली, कुछ जो है ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं इनटू carbon dioxide and water, and some use other pathways that do not involve oxygen, और कुछ जो है ऑक्सीजन का इन्वॉल्व नहीं करते। तो जो ऑक्सीजन का इन्वॉल्व नहीं करते वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, एंड दोज आर यूजिंग द ऑक्सीजन, ओके, दे आर यूजिंग द रेस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ एरोबिक। So in all cases, first step in the breakdown of the glucose is 6 carbon molecules into a 3 carbon molecule called pyruvate। तो देखिए इन सभी केसेस के अंदर जो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 2 पायरुवेट या 2 पायरुविक एसिड के अंदर चेंज हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जो अपने आप में एक 3 कार्बन का होता है, ठीक है। देन देखिए दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये सेल के देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगर फॉर्मेशन है देन इट इज शोइंग द अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। इथेनॉल या अल्कोहल की जो फॉर्मेशन है वो तभी बनता है जब
ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है पायरुवेट एसिड के अंदर तो होगा, बट होने के बाद में इसका अगर फॉर्मेशन जो है या प्रोडक्ट के रूप में आपको इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है, इट मींस दे आर शोइंग द एनारोबिक लिंक। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड फिर देखिए पायरुवेट जो आपका एनारोबिक वाला है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप के अंदर तो जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल के बनते हैं हमारे पास पायरुवेट, ठीक है, एक तो होता है एरोबिकली, तो देखिए वो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर है। फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो एनारोबिकली बन रहे हैं, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है ना। फर्मेंटेशन एक प्रकार के देखिए प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर अनारोबिक कंडीशन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह मतलब इस टाइप की कंडीशन होती है जिसके अंदर वाइन फॉर्मेशन और उनके लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। ग्रेप शुगर वगैरह जो मोलेसेस वगैरह जो होते हैं, शुगर केन वगैरह होते हैं, उनको बहुत देर तक उसी वाटर के अंदर रखा जाता है एनारोबिकली। Since the process that takes place in the absence of air, oxygen is called anaerobic respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. और अगर पायरुवेट का या पायरुविक एसिड का अगर हम ब्रेकडाउन करेंगे, ठीक है, तो वो किसके अंदर होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला है, ठीक है। And this process breaks up the 3 carbon pyruvate molecules to give 3 molecules of carbon dioxide. तो देखिए the other product is water, and since the process takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. तो देखिए aerobic respiration वही है जो respiration जो है presence of oxygen हो रहा है। The release of energy in this देखिए कौन सी 3 conditions रहने वाली वो फिगर 6.8 के अंदर देख लेंगे। Sometime when there is a lack of there is a release of energy in the aerobic process is a lot greater than the anaerobic process. Anaerobic process के अंदर जो है बहुत सारी एनर्जी जो है वो लॉस, देखिए एनारोबिक के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम रहता है। So listen the here written that sometime when there is a lack of oxygen in our muscles, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. ठीक है, जब कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन होनी है उस समय कुछ एक और टाइप की देखिए हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन नजर आएगी जिसके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट जो है वो कुछ और अलग तरीके से उसका मतलब देखिए ब्रेकडाउन होना है। देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि एनारोबिक एक जो फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस है उसके अंदर तो हमारा पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है वो इथेनॉल के अंदर ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेकडाउन होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेकडाउन द पायरुविक एसिड्स इन द मसल सेल्स लाइक in the anaerobic partial oxygen availability, then we have to tell that the breakdown in the formation of the lactic acid. उस समय हमारे पास जो है इथेनॉल की जगह जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। So this build up of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. तो लैक्टिक एसिड ज्यादा फॉर्मेशन के कारण ही कई बार जो क्रैम्प्स है वो हो सकते हैं। देखिए तो अभी हमारे पास देखिए एक जो रिएक्शन है यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो कौन कौन से तरीके से या हम कहें कि किस किस टाइप से जो है वो ब्रेकडाउन हो सकता है। आइदर देखिए एरोबिक कंडीशन मतलब पूरी तरह से एयर की सप्लाई है, ठीक है ना, पूरी फुली ऑक्सीजन सप्लाई है। एक अनारोबिक कंडीशन है जिसके अंदर अगर अनारोबिकली जैसे कि जिसके अंदर पार्शियल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या बिल्कुल विदाउट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन है। कैसे उनके अंदर जो लैक्टिक एसिड और एक के अंदर जो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पे देखिए एक बार ग्लूकोज देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर इसका जो ब्रेकडाउन होगा देखिए तो वही पायरुवेट या पायरुविक एसिड या पायरुविक एसिड जो है फॉर्मेशन होंगे। ये देखिए 3 कार्बन के होंगे, एक्चुअल में कितने कार्बन का होगा, ये 6 कार्बन का होने वाला है, ठीक है, ये 3 कार्बन का होने वाला है, ठीक है। देन एनर्जी के साथ में देन देखिए कौन सी 3 कंडीशंस जो है यहाँ पे बन सकती है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। देखिए एक तो बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक है प्रेजेंस ऑफ O2। इसके अंदर देखिए हमारे पास इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, इसके अंदर हमारे पास लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी है
और इसके अंदर हमारे पास देखिए CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। और ये जो है ये इन यीस्ट के अंदर है, इन यीस्ट, ये जो है हमारे मसल सेल्स के अंदर है, इन आवर मसल सेल, और ये जो है हमारे पास इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो देख सकते हैं देखिए ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, ठीक है ना, कौन से 3 टाइप्स के कारण से हो सकता है। यहाँ पे तो देखिए ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्मा के अंदर है, पायरुवेट पायरुविक एसिड होगा, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एब्सेंस ऑफ अगर O2 हुआ, जो कि ईस्ट के अंदर होता है, ठीक है ना, बेकरी आइटम्स वगैरह आप उनके अंदर देख सकते हो, जब जो स्पॉन्जी बनती है वो सिर्फ और सिर्फ CO2 रिलीज के कारण बनती है, ठीक है। तो जो ईस्ट पाउडर जो आप मतलब बेकरी आइटम वगैरह उनके अंदर मिलाते हो, ठीक है। एब्सेंस ऑफ O2 के अंदर जो है इथेनॉल जो है, देन CO2 और एनर्जी निकलेगी। लैक ऑफ O2 जो कि हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है, ठीक है ना, जिसकी कॉजेस क्रैम्प्स वगैरह जो आते हैं, उसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ में एनर्जी बनती है। और दूसरा जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन है, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, वो है, ये भी देखिए हमारे अंदर है, बट ये इतना ज्यादा शायद नेसेसरी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिए, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ O2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है, वाटर का होता है, और एनर्जी बहुत ज्यादा देखिए इनॉर्मस अमाउंट में हमारे पास जो एनर्जी रहती है जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, देन 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ATP एनर्जी है, ठीक है। ATP आपको पता होगा एनर्जी करेंसी जो है वो कहलाती है सेल की, और ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलिए, the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, ठीक है ना। immediately जो इसका यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ATP कहते हैं, which is used to fuel all other activities in the cell. In this process ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell, ठीक है। तो ATP जो है ब्रोकन डाउन जब भी होगा, गिविंग राइज टू ए फिक्स अमाउंट। ATP के रूप में देखिए कोई भी एनर्जी स्टोर रहेगी, तो जब कभी ATP का ब्रेकडाउन होगा, देन उस समय हम कह सकते हैं कि उस समय एनर्जी का क्या हो रहा है, रिलीजमेंट हो रहा है, ठीक है। उस समय एनर्जी क्या होगी, हमारे पास रिलीज होगी। Now ATP is the energy currency for most cellular process. The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. तो ये कह रहे हैं कि जब ADP मतलब डाइफॉस्फेट के अंदर एक फॉस्फेट जो है जुड़ जाएगा, देन क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट, वही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Endothermic process in the cell then use this ATP to drive the reactions. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 किलोजूल पर मोल इज रिलीज। मतलब एक मोल के अंदर जो है वो आपके 30.5 जो है किलोजूल एनर्जी रिलीज हो सकती है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस। तो देखिए जैसे बैटरी के अंदर देखिए जो केमिकल एनर्जी वगैरह या ड्राई सेल्स के अंदर जो स्टोर रहती है और वो एनर्जी आगे की तरफ देती है, तो उसी टाइप से हमने उसके अंदर पहले से क्या कर रखा है, कुछ स्टोर कर रखा है, देन दे आर गिविंग द एनर्जी to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, so on. Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis. देखिए आप देख सकते हो कि ATP जो एनर्जी का रिलीजमेंट करेंगे उसका मेन यूजेस क्या है, देखिए कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स, देखिए प्रोटीन का सिंथेसिस करना, कंडक्शंस ऑफ द नर्व इंपल्स एंड मेनी अदर एक्टिविटीज। तो ये सारे मेन वर्क्स है किसके, ATP के, ठीक है। Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic oxygens need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. तो जो भी aerobic देखिए oxygens होते हैं वो चाहते हैं कि देखिए sufficient amount का जो energy, sufficient amount का जो oxygen है वो intake कर सके अपने breathing के अंदर। And we have seen that plant exchange gases through the stomata and the large intercellular space ensure that all cells are in contact with air. तो बहुत सारा देखिए इंटरसेलुलर स्पेस रहता है और वो सभी का सभी जो है किससे, आउटर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनसे कांटेक्ट में रहेगा। देखिए वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होंगे वो एक्सचेंज होंगे किसके द्वारा, डिफ्यूजन। देखिए ये प्लांट्स की बात चल रही है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। डिफ्यूजन के द्वारा जो है वहां पर आपके पास में हो सकता है, और आपने देखा होगा मोस्टली उनके पास में जो गैसेज एक्सचेंज के लिए जो फाउंड होते हैं वो होते हैं उनके पास में स्टोमेटा। क्या होते हैं, स्टोमेटा। स्टेम के अंदर लेंटिसेल्स वगैरह होते हैं, रूट्स के अंदर रूट सेयर है, ठीक है, और इनके लीव्स के अंदर जो है वो क्या है, स्टोमेटा है। तो सिंपल जो डिफ्यूजन इनके अंदर हो सकता है, they can go into the cells or away from them and then out into the air. The directions of diffusion depends upon the environmental conditions and the requirements of the plant. देखिए सीधी सी बात है, डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी और दूसरी बात ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर प्लांट्स को देखिए गैसेज एक्सचेंज की नीड है, ठीक है ना, इसका मतलब ये कि if there is a much amount of water already available in the plant body, then they can have to exchange with the outer.
आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अगर उनके पास बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है देन वो देखिए वो ट्रांसपिरेशन जो है, रिमूवल ऑफ कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ जो वाटर है वेपर की फॉर्म में उसको करेंगे। और अदरवाइज देखिए अगर उनके पास में देखिए कुछ जीरो फिटिक कंडीशन से आप जान सकते हैं, जीरो फिटिक प्लांट्स है उनके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी वैसे ही कम रहती है, ठीक है, तो उनके अंदर संकर स्टोमेटास होंगे, मतलब स्टोमेटा जनरली जो है क्लोज फॉर्म में रहेंगे डे लाइट के समय, बिकॉज नून टाइम में बहुत ज्यादा सनलाइट की अवेलेबिलिटी होगी और कंटिन्यूअसली स्कॉचिंग हॉट के कारण, स्कॉचिंग हीट कंडीशंस के कारण जो जितना भी सारा वाटर है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो देखिए प्लांट अपने आप को इस टाइप से ऑब्टेन करता है, मतलब मेंटेन रखता है ताकि वो अपने एक जो मिनिमम ऑप्टिमम वाटर लेवल है इनसाइड देयर वाटर बॉडी, इनसाइड देयर बॉडीज, ठीक है ना, उसको वो मेंटेन वहां पे करके रखेगा। मतलब जो कुछ भी एक्सचेंज है डिफ्यूजन के द्वारा मतलब वाटर का करना है वो सारा कुछ उसकी अवेलेबिलिटी या रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। So at night when there is a no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. During the day, CO2 generated during respiration is used up. तो देखिए सीधी सी बात है, नाइट के अंदर जब कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा होता है तो वो हमारी तरह ही एक रेस्पिरेशन वाली जो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर CO2 का एलिमिनेशन करना है और ऑक्सीजन को लेना होता है, ठीक है, वो ही कर रहे होते हैं। और ड्यूरिंग द डे CO2 वो क्या करते रहते हैं, देखिए जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब हमारे रेस्पिरेशन के द्वारा जो CO2 जनरेट हो चुकी है, देखिए हमारे रेस्पिरेशन के द्वारा जो CO2 जनरेट हो रही है उसको वो जो है अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मेन रिएक्टेंट के रूप में लेते रहते हैं, ठीक है ना, मेन जो रिएक्टेंट उनका होता है उसकी फॉर्म में देखिए लेते रहते हैं। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, ठीक है ना, और ऑक्सीजन इवेंट तो देखिए आप समझ सकते हो कि रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मेजर इवेंट है ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है ना, और रिलीजिंग ऑफ CO2 जो है, ठीक है ना, रिलीजिंग ऑफ CO2 जो है वो मेजर इवेंट है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, क्योंकि नाइट टाइम रेस्पिरेशन, डे टाइम फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर देखिए इक्विलिब्रियम है, आपस में एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है, वहां पे ये देखिए animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and go for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. तो देखिए जो एनिमल्स जो है वाटर के अंदर रहते हैं तो वो डिजोल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसको लेंगे, और जो टेरेस्ट्रियल वाले होंगे वो ब्रीथ करेंगे ऑक्सीजन को हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। देखिए एक्टिविटी 6.6 ऑब्जर्व फिशेस इन द एक्वेरियम, they open and close their mouths and gill slits for operculum which covers the gill slit. Behind their eyes also open and close. Are the timing of the opening and closing of the mouth and gill slits coordinated in some manner? Count the number of times in fish open and close its mouth in the minute. Compare this the number of times you breathe and out in the minute. तो देखिए जब आप इस टाइप का कंपैरिजन देखोगे तो आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली जो वो माउथ है, माउथ के अंदर देखिए जो वाटर को इनटेक करना है मतलब अंदर की तरफ लेना है, ये फिशेस जो है वो करती रहती है। बिकॉज देखिए ऐसा इसलिए, हालांकि देखिए हो सकता है कि उनकी एयर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम हो, ठीक है, बट जो एयर का जो डिसोल्यूशन है, मतलब मैं ये कहूंगा कि जो डिसॉल्व अमाउंट में O2 अवेलेबल है वाटर के अंदर वो भी क्या है बहुत कम है हमारे पास। तो वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूअसली देखिए वाटर को जो है वो लेते रहते हैं, उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन का कंटेंट जो बहुत ही मिनिमम रहता है उसी को गिल स्लिट ओपर्कुलम के द्वारा अंदर की तरफ लेंगे। और हमारी देखिए अगर रेट देखिए तो आप देख सकते हो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम या आप लगभग इसके आसपास जो है लेते हो 60 to 72 टाइम, बट अगर आप उनका काउंट करेंगे तो आप लगभग बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करोगे 100 से भी ज्यादा टाइम में। देखिए वो विद इन 1 सेकंड भी 2 टाइम भी कर लेते हैं, मतलब ठीक है। तो कंटिन्यूअसली वो वाटर को अंदर की तरफ लेते रहते हैं एंड देन कंटिन्यूअसली देखिए बाहर गिल स्लिट से उनको बाहर भी निकालते रहते हैं, और उस वाटर जो बाहर निकाल देते हैं उसके अंदर CO2 का कंटेंट ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि O2 का जो डिसॉल्व O2 थी वो अब वो ले चुके हैं और अंदर से जो CO2 का थोड़ा बहुत कंटेंट बन रहा था उसको वो ये करेंगे। और बहुत बड़ी फिशेस जो होगी वहां पर जो अवेलेबल होगी वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो अपने नॉस्ट्रिल जो है इनकी जो वाटर की जो ऊपर वाली लेयर होती है उनके ऊपर खुली रख के ही वो मतलब करते हैं, या फिर जब एक टाइम में वो जब वो जंप इस टाइप से करेंगे तो बहुत बड़े अमाउंट में अपने अंदर वाले जो ब्लैडर है उसको वॉल्यूम से, एयर ऑफ के वॉल्यूम से देखिए उसको फिल कर लेंगे वहां पे, ठीक है। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than seen in the terrestrial. तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों aquatic organisms के अंदर रेट ऑफ जो ब्रीथिंग है, ठीक है, वो फास्टर होती है, बिकॉज जो अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो बहुत कम है इन द वाटर इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर टेरेस्ट्रियल लेते हैं। तो आप देखिए टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के अंदर जो इनटेक ऑफ ब्रीथिंग हम कहें, ठीक है ना, वो इसीलिए चेंजेस है या वेरी है। Fishes take in water through their mouths and force it past the gills, okay, where the dissolved oxygen is taken up by the blood। और वहां से देखिए कुछ ब्लड की कैपिलरीज वगैरह जारी होती है तो वो माउथ के अंदर से जो भी ऑक्सीजन है उनको ले लेते हैं। Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by
डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब की जाती है डिफरेंट ऑर्गन के अंदर, डिफरेंट एनिमल्स के द्वारा। देखिए ऑल दिस ऑर्गन, तो देखिए यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि अलग अलग जितने सारे देखिए एनिमल्स होंगे उन सब के पास में ऑक्सीजन को लेने या रेस्पिरेशन करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबके पास, अच्छा वो उनकी डिपेंड भी करता है कि कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी उनकी नीड्स है, कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, और साथ में उनकी बॉडी का जो शेप एंड साइज है वो कैसा है, ठीक है। All these देखिए organs have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. In order to protect this surface is usually placed within the body, so there have to be a passage that will take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of the area where the oxygen is absorbed. तो ये कह रहे हैं कि देखिए जितने भी सारे ऑर्गन हैं सबके पास में डिफरेंट स्ट्रक्चर है दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन रिच टू एटमॉस्फेयर। तो देखिए हमारे अंदर भी देखिए इस टाइप के आप जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखोगे तो आप देखोगे कि हमारे अंदर भी जो सरफेस एरिया, जैसे हमने देखिए एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना, जो विलाई और माइक्रो विलाई था, तो वैसे ही हमारे पास में देखिए जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज है यानी CO2 और O2 का जो एक्सचेंज है वो हमारे देखिए लंग्स के अंदर आप जब देखोगे तो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस और फिर देन एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई अपने आप में देखिए वो जो एक छोटे से एयर सैक के समान है जिसके अंदर एयर जो है फिल रहती है, और ये एल्वियोलाई देखिए वो देखिए थिंग्स है जो हमारे एब्जॉर्प्शन एरिया, मतलब या यू के एक्सचेंज एरिया फॉर CO2 एंड O2 वो बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते हैं उस वॉल्यूम को, एब्जॉर्प्शन एरिया को। देखिए कांटेक्ट एंड सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, और इन्हीं सरफेस पे जो है एक्सचेंज होता है। कैसे देखिए कैपिलरीज वगैरह उनके अंदर वर्क करती है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। देन देखिए इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, ठीक है ना, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा देखिए ये जो है दोनों जो है वो क्या कहलाते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं। Then the air passing through the nostril is filtered by fine hairs that line the passage. The passage is also lined with mucus which helps in the process. तो देखिए इनसाइड जो फाइन हेयर जो अवेलेबल है वो सारे के सारे जो है मोस्टली डर्ट के या जो धूल मिट्टी के देखिए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन सबको प्रिवेंट करना है, उन सबको मतलब प्रिवेंट करने के लिए वहां पर From here the air passes through the throat and into the lungs. तो उससे पहले देखिए यहाँ पर एक नेसल चैम्बर के अंदर जाएंगे। नेसल चैम्बर जो है एक प्रकार का AC चैम्बर है, मतलब कई बार देखिए क्या होता है कि हॉट ड्यूरिंग द डेज ऐसा देखिए आपको कैमल के अंदर भी एडेप्टेशन जो है वो पाया जाएगा। तो इनके अंदर क्या होता है, एक नेसल चैम्बर वो एसी का वर्क करेगा, कहने का मतलब एयर को कुछ देर वहां पे देखिए एक वॉल्यूम को वहां पे रखता है, और ये वॉल्यूम जो है बाहर की एयर की कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होता है। देखिए अगर देखिए ऐसा कैसा जो हॉट एयर वाला वॉल्यूम है वो पूरी बॉडी में जाएगा तो पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसी कारण से यहाँ पे हमारे अंदर भी देखिए एक एसी चैम्बर जो है जिसको नॉस्ट्रिल का जो नेसल चैम्बर कहते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार के एयर को थोड़ा सा वॉल्यूम को वहां पे कुछ देर के लिए रखता है, उसके जो मतलब कि एयर है उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक लाता है, देन उसको आगे की तरफ जो पास करता है वो आप देखेंगे ट्रैकिया वगैरह के अंदर कि आप उनके अंदर कैसे पास कर देंगे। The passage is lined with mucus and okay. So from here the air passes through the throat and into the lungs. और यहाँ से वो throat के अंदर और throat से lungs के अंदर rings of cartilage are present in the throat. तो थ्रॉट के अंदर देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, और यही देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है आपका जो ये थ्रॉट का जो मूवमेंट है, नेक रीजन का मूवमेंट है वो देखिए इस टाइप से राइट एंड लेफ्ट की तरफ वो इस टाइप से इसको कराती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है कुछ इस टाइप की मूवमेंट में है, और ये आपकी इस कार्टिलेज को कोलैप्स नहीं होने देती। यहाँ पर समझ में आ रहा है, कोलैप्स इसलिए नहीं ताकि क्योंकि उसके अंदर आराम से मूवमेंट होगा। एक अगर यहाँ पे हमारे फिक्स बोन रखेंगे देन इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी जो इस टाइप की या इस टाइप की जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, समझ में आ गया। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे होगा ट्रैकिया के यहाँ पे, these ensure that the air passage does not collapse, और साथ में ये जो है कोलैप्स नहीं हो, एयर का पासेज जो है वो कोलैप्स नहीं, मतलब CO2 O2 जो है अपने अपने तरीके से आती जाती रही। यहाँ पे देखिए विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, ठीक है ना, लंग्स के अंदर जो है ये जो पासेज है, ठीक है ना, वो स्मॉलर और स्मॉलर जो है होते रहते हैं, मतलब और छोटी से छोटी जगह पर जाते रहेंगे, which finally terminate in the balloon like structure। देखिए ठीक है, तो आपको देखिए डायग्राम आपको आराम से समझ में आ रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कैसे। देखिए माउथ कैविटी है, फिर उसके बाद में नेसल पैसेज है, ऊपर की तरफ देखिए ये जो ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया से पहले देखिए फेरिंग्स और लैरिंग्स है, ठीक है, जो वॉइस बॉक्स वगैरह कहते हैं, एपिग्लोटिस वगैरह इनके अंदर होता है, बिकॉज यहीं से जो है आपका फूड पाइप और विंड पाइप अलग होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा तो सेम है, आप माउथ से भी सांस जो है वो ले सकते हैं, ब्रीथिंग इनहेल कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है ना, जब कभी सर्दी जुकाम वगैरह होता है। तो देखिए
तो कहीं ना कहीं देखिए फूड पाइप और विंड पाइप अपने आप में क्या होगा, अलग होगा। विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, फूड पाइप जिसे हम ओसोफेगस कहते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये जो यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। लेरिक्स देखिए आपका वो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, जस्ट एडम्स एप्पल के यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं पीछे की तरफ एक वॉइस बॉक्स है और उसी के अंदर जो है एयर का जो फ्लो है और उसी के बेस पे देखिए आपकी जो वॉइस की पिच या जो स्ट्रिंग होती है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखिए विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स which finally terminate in the balloon like structure which are called the alveoli। तो देखिए सबसे लास्ट में देखिए एक कॉलीफ्लावर शेप का जो एक बैलून जैसा छोटा सा शेप होता है उसको हम क्या कहते हैं, alveoli। The alveoli provides a surface where the exchange of gases can take place। alveoli देखिए वो प्रोवाइड करता है सरफेस को जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। The walls of the alveoli contain an extensive network of the blood vessel। और इन alveoli के अंदर देखिए जो लास्ट वाला आप स्ट्रक्चर देखोगे इस टाइप का कुछ है, ठीक है ना। तो इनके अंदर देखिए बहुत सारी फाइन सी जो क्या गई हुई होती है, कैपिलरीज। देखिए कैपिलरीज की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है बहुत ज्यादा थिन होती है, फाइन होती है, ठीक है ना, आराम से किसी भी चीज को जो है परमिएबल कर लेती है यहाँ पर, ठीक है। तो जो गैसेज एक्सचेंज के लिए जो परमिएबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में, कैपिलरीज के पास में, ठीक है। तो ये जो कैपिलरीज है आराम से CO2 और O2 के जो एक्सचेंज है उसको ये परमिएबल करते हैं और इनका एक्सचेंज यहाँ पर हो जाता है। Blood vessels, as we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. So, because of this, air is sucked into the lungs and fill the expanded of the alveoli। तो देखिए जैसे ये देखिए ब्रीथिंग बिल्कुल मैकेनिज्म है, यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि कैसे जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म होता है, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो ब्रीथिंग होती है, ठीक है ना, वो किस टाइप की होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए द ब्लड ब्रिंग्स, देखिए हाँ देखिए ये कह रहे हैं कि जैसे देखिए आप जब भी इनहेल करोगे, ठीक है ना, इस टाइप से जैसे इनहेल करोगे देन आपकी चेस्ट या थोरेसिस कैविटी है, ठीक है ना, वो आउटवर्ड और अपवर्ड की तरफ जाएगी, समझ में आ रहा है। आप इस टाइप से देखिए जैसे जो एयर जो है उसको इनहेल करेंगे देन चेस्ट कैविटी जो है वो आउटसाइड और अपवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है। और साथ में जो डायफ्राम वाला एरिया है, ठीक है ना, जो डायफ्राम जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से अलग करता है, समझ में आ रहा है, डायफ्राम वाला एरिया वो जो है वो आपका अंदर की तरफ और नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज वी हैव टू फिल दिस थोरेसिस कैविटी, क्योंकि हमको लंग्स को जो है एयर से भरना है। तो ये बाहर की तरफ आना, ऊपर की तरफ जाना और नीचे की तरफ जाना उसका और अंदर की तरफ जाना, यहाँ पर एक हमको क्या देगा, एक लार्जर वॉल्यूम टू फिल द एयर, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा इनहेलेशन के अंदर, इनहेलेशन के अंदर, ठीक है। और एक्सहेलेशन के अंदर जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, जिसके अंदर डायफ्राम जो नीचे की तरफ और मतलब कि ऊपर की मतलब अंदर की तरफ गया था वो अब एक्सटर्नल मतलब आउटवर्ड आ जाएगा, मतलब और वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। और ये जो हमारी चेस्ट कैविटी जो पहले कैसे बाहर और ऊपर की तरफ गई थी वो नीचे और वापस अंदर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ ये ब्रीथिंग मैकेनिज्म जो है आपके होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है, हमारे लंग्स की जो अलग अलग टाइप की देखिए एल्वेओलाई या यूं कहे कि इसका जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। कब बढ़ाना और कब घटाना देखिए उनको पता होता है। और साथ में बढ़ाना इसलिए क्योंकि एयर को हमको उसके अंदर भरना है, ठीक है, और घटाना इसलिए क्योंकि हमको CO2 को बाहर निकालना उस दौरान, समझ में आया। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide is to be released। तो ये कह रहे हैं कि जब कभी इस टाइप की एयर जो है इन और आउट होती है, बाहर या अंदर जाती है, तो द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। लंग्स के अंदर हमेशा जो है एक प्रकार का एक रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है और देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू एब्जॉर्ब, ताकि उस दौरान जो है आराम से जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जा सके। तो एक रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब यूं कहिए कि हम एक थोड़ा सा सेफ जोन के लिए वहां पर कुछ एक एयर का वॉल्यूम बना रहता है हमेशा के लिए। देखिए when the body size of animal is large, जब कभी देखिए बॉडी की जो साइज है एनिमल की लार्ज होती है, the diffusion pressures alone cannot take care of oxygen delivery to all the parts। देखिए डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सटर्नल जो आपके पास में जो लेयर है उनके द्वारा देखिए डिफ्यूजन होता है। तो देखिए the diffusion cannot meet all the requirements for the multicellular organisms। देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सिंपल डिफ्यूजन है वो सारी की सारी जो मीटिंग है मतलब मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स है वो किसी भी बॉडी इस जो मल्टीसेलुलर बॉडी की वो पूरा नहीं कर सकती। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन जैसे जो मतलब की एक्टिविटी है वो सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ छोटे या फ्लैट बॉडी शेप या कहें कि यूनिसेलुलर ऑर्गन्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है इन कंपैरिजन टू मल्टीसेलुलर, बिकॉज मल्टीसेलुलर की देखिए रिक्वायरमेंट ज्यादा, दे आर हैविंग द मेनी ऑर्गन्स, दे आर हैविंग द ऑर्गन सिस्टम एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम हैज इट इज नीड द वैल्यू ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो हम डायरेक्टली जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल जो स्किन जो है उसी के द्वारा पूरी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसकी मीटिंग है जो वो पूरा नहीं कर सकते। देखिए, so instead respiratory pigments take up the oxygen from the air in the lungs, carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. देखिए, affinity का मतलब होता है बाइंडिंग कैपेसिटी। affinity का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग कैपेसिटी। तो ये कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के पास में जो है एक बहुत अच्छी जो है बाइंडिंग इनके पास में कैपेसिटी होती है। ये आपका हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला है, और बिकॉज हीमोग्लोबिन जो है बाइंडिंग कैपेसिटी किसके साथ में करता है? ऑक्सीजन के साथ में, इसलिए ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। So this pigment is present in the red blood corpuscles, मतलब आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपको पता है रेड कलर जो है आपको जब भी पूछा जाए किस वजह से होता है तो हीमोग्लोबिन या आयरन की वजह से होता है। देखिए, so carbon dioxide is the more soluble in water than oxygen is and hence is the mostly transported in the dissolved form in our blood। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा soluble होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, और इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिसॉल्व फॉर्म में जो है एयर ये ब्लड के अंदर फ्लो होती है, और वो सीधी सीधी कहाँ आती है? एल्वेलाई के पास में। कहाँ आती है? एल्वेलाई, ताकि एक्सचेंज होके वो बाहर की तरफ एक्सेलेशन की फॉर्म में चली जाए। सो इन अवर ब्लड, ठीक है। If the alveolar surface were spread out, it would cover about 80 meters square. How much do you think the surface area of your body is? Consider how efficient exchange of gases becomes because of the large surface available for the exchange to take place. तो ये कह रहे हैं, देखिए एल्वेलाई का अगर सरफेस एरिया जो है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई जो एक एडल्ट बॉडी के अंदर होते हैं, उनको अगर मैं पूरी तरह से फ्लैट कर लूं तो ये टेनिस कोर्ट के बराबर जो है हो जाता है। मतलब तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक एब्जॉर्प्शन एरिया जो है एक प्रोवाइड किया जाता है एल्वेलाई के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन वर्क टू मूव इन ऑक्सीजन इन अवर बॉडी। तो देखिए, हाँ बिल्कुल, अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स के अंदर अगर डिफ्यूजन किया जाए, मतलब जो एनर्जी यू कहे कि जो O2 या CO2 का जो हमारे अंदर जो है डिफ्यूजन किया जाए, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए, so it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs। तो ऐसा लंग से टोज, मतलब पैर वाले जो टोज है उनके अंदर जाने में लगभग 3 साल लग जाएंगे। Aren't you glad that we have हीमोग्लोबिन? तो देखिए, आप समझ सकते हो कि हीमोग्लोबिन की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। समझ गए? हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कितना तेजी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आराम से लेके चला जाता है, जबकि दूसरे कोई भी प्रोसेस जो है इतना जल्दी से लेके नहीं जा सकता।